من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وسبحوه بكرة وأصيلا. الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आज प्रोग्राम के शुरुआत पे बहुत दुख भरी बात है कि कारी करामत साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। कारी साहब हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ थे और दुनिया भर में किरत के हवाले से पहचाने जाने वाला एक अजीम नाम थे और किरत के हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ जो अवार्ड जो हैं वो उन्होंने हासिल कर रखे थे। रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जब वो अपनी आवाज़ का जादू जगाते थे तो यकीन जानिए उनकी तिलावत वाली आवाज़ जो है वो रूह को सुकून पहुंचाती थी, दिल को चैन पहुंचाती थी, दिमाग को रिलैक्स कर देती थी और यूं महसूस होता था जैसे कुरान पाक जो आपके सामने पढ़ा जा रहा है उससे आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाता है। तो बड़े दुख के साथ हम आपको बता रहे हैं कि करामत अली नईमी साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और उनका नमाज जनाजा शाम 4 बजे 17 वैरी किनार रोड में अदा किया जाएगा। और हमारी दुआ है, सिटी 41 की दुआ है और हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ की दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आज के मौसम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज फैसलाबाद का मौसम कदरे खुश्क रहेगा और सूरज जो है वो पूरी आंखें दिखा रहा है, पूरी आबोताब के साथ आज निकला है और अपनी रोशनी जो है वो शहर फैसलाबाद पे बरसा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा रहा जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासब 71% रहेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई चांसेस नहीं है। गुज़श्ता दिनों में जो बारिशें हुई हैं बहुत थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उसकी वजह से ख़ास तौर पे शहर फैसलाबाद में जो स्मोक के असरात थे वो काफ़ी हद तक कम होते चले जा रहे हैं। तो स्मोक कम होने की वजह से शहरी जहां खुश हैं वहां पे कोरोना की सेकेंड लेयर का सुन के दुखी भी हैं और परेशान भी हैं कि आने वाले वक्त में ना जाने क्या होगा, क्योंकि दिन ब दिन केसेस की तादाद जो है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले हमें महफूज किया वो इस दफ़ा भी हमारे शहर और मुल्क पाकिस्तान को महफूज फरमाएगा। तो जनाब आज का सवाल आपसे कर लेते आज का सवाल है कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? ज्यादा से ज्यादा सवाल का जवाब देने वाले जो शहरी होंगे उनको बुलेवार्ड की जानब से वाउचर जो है वो फराम किए जाएंगे। आपने सवाल का जवाब उस नंबर पे भेजना है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिया जा रहा है। ज्यादा मैसेजेस करने वाले 5 खुश नसीबों को
बुलेवार्ड मॉल की तरफ से जो खास तौर पे इनामात हैं, बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वॉचर्स हैं वो दिए जाएंगे। उन वॉचर्स के जरिए आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ से खाना खा सकते हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं। बॉलिंग एले जो खास तौर पे बच्चों का तो नहीं, बड़ों का भी खेल कहा जाता है, बच्चे भी खेलते हैं वैसे, लेकिन बड़े खास तौर पे खेलते हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं। तो बॉलिंग एले के हवाले से भी आपको वॉचर्स दिए जाएंगे। तो जो ये काम चाहता है करना और उसके लिए सिर्फ आपको मोबाइल उठाना होगा और जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया उस पर टेक्स्ट करना होगा और आप भी जीत सकते हैं बुलेवार्ड मॉल के जो वॉचर्स हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। शहर फैसलाबाद से हटके अगर इंसानी सेहत की बात की जाए, इंसानी सेहत जब दर्जा रात फ्लक्चुएट करता है ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, जैसे हमारी बॉडी इस तरह से बन चुकी है कि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रेजिस्टेंस शो करती है गर्मी के अगेंस्ट। लेकिन जब अचानक आहिस्ता आहिस्ता करके मौसम जो है वो चेंज होता है और मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी आती है, क्योंकि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत कर रखी है कि यहाँ पे 4 मौसम है और तमाम मौसमों के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं हमारे शहरी। मौसम के तब्दील होने की वजह से, सर्दी आने की वजह से बहुत सारे लोगों के पट्टे अकड़ जाते हैं और इसके साथ साथ दीगर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। योगा इनका बेहतरीन इलाज समझा जाता है। बहुत सारे लोग नेट पे योगा के हवाले से सर्च करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ऑथेंटिक किसी योगा मास्टर की एक्सरसाइज को देख रहे हैं या फिर किसी अताई की एक्सरसाइज को देख रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है चीज़। तो आज खास तौर पे सर्दियों में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो करके आप अपने मसल्स को स्ट्रेचेबल बना सकते हैं और इसके साथ साथ जो जोड़ों का दर्द है खास तौर पे सर्दियों के अंदर बढ़ जाता है, उसको किस तरह से योगा के जरिए दूर किया जा सकता है, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर हमारे शो में आते हैं और बड़े मुफीद टिप्स जो है वो इनकी तरफ से दिए जाते हैं। तो जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। पहले तो मुझे ये बताइएगा, सर्दी की वजह से कोई शख्स वार्म अप किए बगैर एक्सरसाइज करता है, मसल्स भी पुल हो जाते हैं और आपके लिगामेंट्स जो हैं और जॉइंट्स जो हैं वो भी पेन करना शुरू हो जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता इसके है? पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम वार्म अप को नहीं समझते। आपने कहा वार्म अप किए बगैर, और या वार्म अप किया भी है अगर, तो वार्म अप जो है वो उसकी आगाही है या नहीं है। वार्म अप बेसिकली पसीना निकालना नहीं है, वार्म अप थकना नहीं है। वार्म अप का मतलब है कि आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका फ्लो बेहतर किया जाए, आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई को बेहतर करना वार्म अप है। आपका दिल जो है वो तो पंप कर रहा है, आप बल्कि जब कार्डियो करते हैं तो उसमें और हार्ट बीट आपकी तेज़ होती है, तो उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, जो कि मैनुअल है। आपका हार्ट कभी भी ब्लड को वापस लेता नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आपको कौन से स्ट्रेचेस करने चाहिए, किस लेवल पे जाके आपको अपनी बॉडी के कौन से मसल्स को यूज़ करना है, ये एक आपको माहिर ही बता सकता है। जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेट बड़ा पड़ा है, मैं इसको यूँ कहता हूँ कि इंटरनेट मालूमात है, नॉलेज नहीं है। बदकिस्मती से हमारे जो नई जनरेशन है वो इंटरनेट को ही नॉलेज समझ बैठी है और उसी से अफादा करना चाहती है, इस्तेफादा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमें जो है वो माहिर के पास ज़रूर, हर काम के माहिर के पास जाना चाहिए, तलाश करनी चाहिए। कोई भी काम, सिर्फ योग नहीं, दुनिया में कोई भी अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो आप तलाश करें किसी माहिर की सबसे पहले, और फिर उससे आप सीखें इसको। और जो आपने बात की कि दर्दें जो हैं वो क्यों होती हैं जिस समय वार्म अप हो या ना हो, एक्सरसाइज सर्दियों में की जाती हैं तो इसकी क्या वजह होती है, या पुरानी दर्दें क्यों निकल आती हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में बहुत सारे मसल्स जो हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं बगैर किसी वजह के। होता यह है कि आपने किसी वक्त में मसल इंजरी की होती है, इंटरनल मसल इंजरी, जैसा कि अब बॉडी आपकी जो है वो इस लेवल पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं था, आपने कोई ऐसा जरक लगा ली है एक्सरसाइज करते हुए, झटका दे दिया है बॉडी को, जिससे फिर आपके इंटरनल मसल इंजर्ड हो जाते हैं। और वो मसल इंजरी शुरू में तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आप आइसिंग कर लें, लेकिन वो 10-15 दिन जब गुजर जाते हैं, आपने उसकी आइसिंग नहीं की, तो फिर दोबारा आप आइसिंग करेंगे उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर उन मसल्स की रिपेयरिंग के लिए और बहुत सारे ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के वो किए जाते हैं, योग के फिर कुछ ब्रीदिंग्स हैं वो की जाती हैं कि आपके इंटरनल जो मसल्स हैं उनको कैसे रिपेयर किया जाए। इंसानी जिस्म के अंदर एक इम्यून सिस्टम काम करता है, जो आपके अंदर जो तोड़ फोड़ होती है उसको रिपेयरिंग करता है, इम्यून सिस्टम पे काम किया जाता है फिर। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि जब कोई भी ट्रेनर या कोई भी इंसान खुद एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो जोश में होता है, ज़रा जज्बे में होता है कि मैं आज ही सारा कुछ कर लेना है। ये भी देखा होगा आपने, आम सी बात है कि पहले दिन 1 घंटा एक्सरसाइज होती है, दूसरे दिन 45 मिनट और तीसरे दिन आधा घंटा और फिर चौथे दिन छुट्टी हो जाती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तरतीब होती है,
आप उस तरतीब से अगर लेके चलते हैं अपने बॉडी को, तो आपको फिर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम की तब्दीली आए, आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं आता उसका। होता ये है कि कुछ डाइट के हवाले से भी बात करेंगे हम इसमें कि डाइट कौन सी लेनी चाहिए। जब से हम बेमौसमी सब्जियां, बेमौसमी फ्रूट्स चीज़ें लेना शुरू हुए हैं, इससे हमारी अंदर तोड़ फोड़ बढ़ी है, इससे हमारे अंदर चेंजेस आ गई हैं इंटरनल सिस्टम में। होता यह है कि आप अगर यूं समझें कि सर्दियों के अंदर अगर आप बाय नेचर देखें, जिस इलाके में सर्दी होगी वहाँ पे सारे जो फ्रूट्स और सब्जियां ठंडी पैदा होती हैं, और गर्मियों में जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहाँ पे सारी चीज़ें गर्म पैदा होती हैं, गर्म फ्रूट्स, गर्म सब्जियां, उनकी तसीर गर्म होती है। ठीक है, अब जो क्रिएटर है वो जानता है इस चीज़ को कि आपने गर्म मौसम में गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सर्दियों में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका उल्ट करते हैं। हम सर्दियों में ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, जिससे फिर सर्दी ज़्यादा लगती है, सर्दी का एहसास ज़्यादा होता है। और गर्मियों में गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिससे फिर गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। इसकी मिसाल यूं ही है, आप ये देखें कि जब आप, बहुत सादा सिंपल मिसाल दूंगा, कायनात है, दुनिया जैसे ज़मीन है, पानी है इर्द गिर्द इसके, इसी तरह इंसानी जिस्म भी तकरीबन 70% पानी है, और ऊपर ये सारा, इसी को हम योगा इसको छोटी कायनात कहता है, इंसानी जिस्म को, कि ये एक छोटी कायनात है। जैसे टेम्परेचर बाहर चेंज होता है, आपके इंटरनल टेम्परेचर अपोजिट हो जाता है। जैसे सर्दियों में अगर आप फर्ज करें आप नीचे से पानी निकालना चाहते हैं कुएं से, तो गर्म पानी होगा, या मोटर चलाते हैं, आप मोटर से पानी लेते हैं, सर्दी, सख्त सर्दी में आप मोटर चलाएं तो आपको गर्म पानी मिलता है। ज़मीन के अंदर टेम्परेचर अपोजिट है। और जब आप गर्मियों में यही काम करते हैं तो वो ठंडा आपको पानी मिलता है। आपने ये तजर्बा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अब इंसानी जिस्म जो है, सेम यही कंडीशन होती है। फिर इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा पुर्जा लगाया हुआ है जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, नाक। आपके अंदर अगर हीट बढ़ चुकी है तो आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। आपके अंदर अगर हीट बढ़ चुकी है, आपको सर्दी ज़्यादा महसूस होगी। अगर आपके अंदर हीट कम है तो आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं मानता, जो तजर्बा किया है कि अगर पैदल वॉक कर रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको गर्मी महसूस होती है। बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है, अंदर का नहीं बढ़ता। नहीं, आपका ब्लड तो अंदर ही फ्लो कर रहा है ना बॉडी के अंदर। ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन एक अलग चीज़ है। मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, जो आपकी कायनात के टेम्परेचर के साथ मैंने मिसाल दी आपको। जो ब्लड फ्लो है, इससे आपका स्किन का जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, स्किन का इंटरनल जो ऑर्गन्स के अंदर जो टेम्परेचर है उसकी बात नहीं हो रही। इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर आपको ऊपर नीचे करना है। आपकी जो स्किन है ये एक्सटर्नल है। स्किन के अंदर आपका जो ब्लड चल रहा है ये आपके मसल्स के अंदर चल रहा है ना, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज के हवाले से आप बता रहे थे कि उसको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, वार्म अप्स कैसे लेने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि वार्म अप किए बगैर कर लेते हैं, तो आपके लिगामेंट्स टूट जाते हैं ज़्यादा वजन उठाने की वजह से, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इन्हें सॉल्व आउट कैसे किया जाए? जब आपके जो मसल्स में इंजरी आ जाती है, या आप एक्सरसाइज को ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, उसका बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो तो है बेड रेस्ट, कि आप उसमें फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उस मसल्स को रेस्ट देंगे ताकि वहाँ पे जो है वो रिपेयरिंग शुरू हो। आपकी रेस्ट जो है वो आपका इम्यून सिस्टम के अंदर काम करता है। जब आप उस मसल्स को बार बार छेड़ते हैं, बार बार एक्सरसाइज करते हैं, उससे बजाय रिकवर होने के वो बार बार इंजरी बढ़ती रहती है और आपको कभी भी सुकून नहीं हो पाता। उसके लिए फिर जैसे आइसिंग की मैंने बात की, जैसे उसको आइस करते हैं, लेकिन वो शुरू की बात है। जब आपको चोट कोई आई है, आपको किसी किस्म की चोट आई है इंटरनल, तो आप फ़ौरन उसकी आइसिंग कर लेते हैं तो उससे रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप एक हफ्ते बाद आइसिंग करना चाहें तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। चलें जी, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ योगी नईम मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सर्दियों की सुबह आपकी वॉक जो है वो कितनी बेनिफिशियल होती है, और सुबह की एक्सरसाइज बेहतर होती है या शाम की एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर होती है?
अगर आप इसको यूं लें कि जैसे सर्दी है, सख्त सर्दी के मौसम में आपको एक तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज सुबह के टाइम नहीं करनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ होती है, आपके मसल्स सुकड़े होते हैं। अगर आप उस टाइम ज़्यादा स्ट्रेच देते हैं, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं, तो आपको मसल इंजरी होने का खदशा नहीं होगा, बल्कि होगी लाजमी। आपकी मसल्स जो हैं वो इस लेवल पे स्ट्रेचेबल नहीं है कि उनको एक्सरसाइज कराई जाए। मैं अगर इसको यूं ले जाऊं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो फजर की सिर्फ 4 रखते हैं और ईशा की 17 रखते हैं। बॉडी पूरा दिन यूज टू हो जाती है ना, तो आप ज़्यादा स्ट्रेच कर भी लें तो कोई इशू नहीं है। सुबह आप मॉर्निंग वॉक जो है वो बहुत चहलकदमी करें, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी चाहिए। हमेशा जितने भी जो हाई लेवल की ट्रेनिंग्स होती हैं ये होती हैं आफ्टर मगरिब। ज़्यादा आपने जैसे देखा हो कराटे भी होते हैं, मार्शल आर्ट्स होती हैं, या जितने भी गेम्स होती है, किक बॉक्सिंग वगैरह, बॉक्सिंग होती है, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें क्यों इस टाइम पे रखी हैं मगरिब के बाद? क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए, यूज टू हो जाए, आपके मसल्स जो हैं वो थोड़े से एक्टिव हो जाए। और सारा दिन काम करने की वजह से आपकी बॉडी फ्लक्चुएट भी करती है, आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन भी हुए होते हैं, ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है, वार्म अप भी होते हैं, तो उसमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं। वार्म अप कम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको वार्म अप की ज़रूरत नहीं होती। तो सुबह के टाइम बहुत हमें हल्की फुल्की स्ट्रेचेस करनी चाहिए, हल्की फुल्की स्ट्रेचेस। अगर आप देखें कि दुनिया में जितने भी परिंदे या जानवर सुबह उठ के सबसे पहले बॉडी स्ट्रेच करते हैं, सबसे पहले बॉडी स्ट्रेच करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रात सोते हैं तो जो आपकी मैनुअल ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिससे फिर आपके बैक मसल्स सिकुड़ते हैं। और बीपी भी आपका लो होता है कदरे, जब बंदा सो के उठता है ना, सो के उठता है, ब्लड प्रेशर लो होता है इंसान का। और सर्दियों में नींद भी ज़्यादा इसी वजह से आती है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो चुकी होती है ठंड की वजह से। ज़्यादा सर्दी में नींद ज़्यादा आती है, आपने देखा होगा, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो नींद बढ़ जाती है, गर्मियों में नींद कम हो जाती है। गर्मियों में और सर्दियों में यही चेंज आती है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन पे उसका इफेक्ट आता है। जैसे मैंने पहले बात की कि एक अज़ा है नाक, जो आपके टेम्परेचर को, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। योग ये कहता है कि आपकी राइट साइड सूरज के साथ ताल्लुक है, हरारत पैदा करती है, लेफ्ट साइड चांद के साथ ताल्लुक है, ये ठंडक पैदा करती है। अब अगर आपको इंटरनल हीट की ज़रूरत है, आपको जैसे आप ये समझते हैं कि मुझे हीट लेनी चाहिए, तो फिर आपको राइट साइड को एक्टिव करना होगा। लेफ्ट को आप बंद कर लें, राइट को इनहेल करें, लेफ्ट एक्सहेल। और अगर आपको ठंडक की ज़रूरत है, अंदर आपके अंदर गर्मी है, आप कहते हैं आपको गर्मी के प्रॉब्लम है, गर्मी आपकी शिद्दत है, लिवर में आपके गर्मी है, स्टमक में गर्मी है, फिर आपको ये करना है कि लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, राइट साइड एक्सहेल। जो चीज़ बढ़ गई है उसको निकालना है और जो कम है उसको लेना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। जैसे दो तारें होती है ना दुनिया में, कोई भी मशीन चलती है दो तारों से चलती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो इंसानी जिस्म की पॉजिटिव तार राइट साइड है और नेगेटिव लेफ्ट है, क्योंकि इंसान का फ्यूल ये है, हीट और कोल्ड। जी जी। तो अगर आप भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं इंटरनल, जैसे योगी जो होते हैं ना, वो अपने हाथ ठंडे गर्म बॉडी को जब मर्जी जैसे मर्जी नाक के जरिए कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ये भी अक्सर देखा है ना कि योगी जो होते हैं उनकी बॉडीज बड़ी स्ट्रेच्ड होती हैं, अपनी बॉडी को जिस तरह मर्जी वो चाहे स्ट्रेच कर लेते हैं, टांगे ऊपर उठा के ऊपर हाथ से पकड़ लेते हैं, और मतलब उनके अंदर स्ट्रेच काफी होता है। आम शख्स जो स्ट्रेच नहीं कर सकता, इवन अपने पाँव को हाथ नहीं लगा सकता सीधा खड़ा होके, वो क्या करे? उसके लिए मैं आपको एक जो है ना वो पूरा जो इसकी बेस है उस पर ले चलता हूँ कि योगी किस वजह से इतना फ्लेक्सिबल होता है। योगी के जहन खाली होते हैं, कोई फाइल नहीं खोली होती। जो योगी होगा ना, वो जिस जगह पे बैठा होगा वो मेंटली वहां मौजूद होगा। जितना आपका ब्रेन बिजी होगा, जितना आप मेंटली खोए होंगे चीज़ों में, पास्ट में या फ्यूचर में, उतनी आपके मसल्स जो हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे आपका नर्वस सिस्टम खिंचना शुरू हो जाएगा, आसाब खिंचना शुरू हो जाएंगे, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। दिमाग डिप्रेस नहीं सिर्फ होता, आपके पूरे आसाब डिप्रेस होते हैं। सिर्फ दिमाग पे इसका इफेक्ट नहीं आता। आप जब कुछ सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, लेकिन आप ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, ब्रेन को आपने लोड दिया हुआ है, लोड दिया तो पूरी बॉडी पे लोड आना है उसका। तो जहाँ पे आप फिजिकली मौजूद हों वहाँ मेंटली मौजूद हो जाए, आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे।
अब बात ऐसे भी तो होता है ना, बहुत सारे लोग बातें निकालना भी चाहते हैं जहन से, ध्यान कहीं और भी लगाना चाहते हैं, नहीं लगा पाते, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी? उसके लिए सबसे बेसिक मेडिटेशन है कि आप जहाँ बैठे हों पहले वहाँ की चीज़ों को देखना शुरू करें। इंसान जहाँ देखता है उसका दिमाग वहाँ होता है। लेकिन बाजुकात जहाँ देख रहा होता है दिमाग वहाँ पे भी नहीं होता। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चीज़ों को देखें, इन चीज़ों के साथ अटैच हों। जब से ये मोबाइल फ़ोन्स और ये चीज़ें आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये सारा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ है कि इंसान जहाँ बैठा होता है वहाँ मौजूद नहीं होता, मेंटली कहीं और चला जाता है। पहले दोस्त बैठते थे तो आपस में गपशप होती थी, एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे की चीज़ें डिस्कस होती थी। आजकल फैमिली मेंबर्स बैठते हैं लेकिन मोबाइल पे बिजी होते हैं। एक दूसरे को उनको दुख शेयर करना या खुशी शेयर करना ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से इंसान प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। कैसे? कि आपका जो ब्रेन है यही चलाता है आपके सिस्टम को। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जितना काम कर रहे हैं वो सारे ब्रेन के ज़रिए से कर रहे हैं। आपके अंदर सॉफ्टवेयर है, ब्रेन के अंदर सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है आजकल, मैकेनिकल इशू नहीं है। ब्रेन जैसे आउट हुआ और जितना आउट हुआ उतने ही वोल्टेज कम हो गए अंदर के। मैं इसको बड़े सादा अल्फाज में बताता हूँ, वोल्टेज कम हो गए। जैसे हमारे बिजली के वोल्टेज कम होते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें, एसी बंद हो जाते हैं, बड़ी लाइट्स बंद हो जाती हैं, छोटी लाइट्स चलती रह जाती हैं, छोटे चीज़ें चलती रहती हैं। इसी तरह इंटरनल ऑर्गन्स भी फिर आपके डिस्टर्ब होते हैं जैसे जैसे आप। अच्छा, वार्म अप करने के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज क्या है? आपको वॉक करनी चाहिए या स्ट्रेचेस करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? वॉक, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी चाहिए। वार्म अप हमेशा आपके जो काव मसल्स हैं उनके ज़रिए से होगा। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। कोई इसके लिए स्पेशल कोई रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हीट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। वार्म अप आपके जो काव मसल्स हैं जितना इनका यूजेज होगा, बहुत आहिस्ता से शुरू करेंगे क्योंकि पहली दफ़ा इतना स्ट्रेच करेंगे तो आपके काफ मसल्स भी इंजरी हो सकती है। बहुत हल्के हल्के अंदाज में पाँव को अपनी तरफ, पंजे को स्ट्रेच करें अपनी तरफ, टांग को सीधी रखते हुए। आप खड़े होकर यूँ कर सकते हैं कि एक हील पे आएँ, आप पंजे को ऊपर उठाएं, यूँ आप, ये बेहतरीन वार्म अप है। और वॉक करते हुए आपके ये मसल यूज होते हैं। अब अच्छा, बाज का ये यूं होता है ना कि स्ट्रेच करते हुए कोशिश करते हैं ज्यादा पास जाने की, उसकी वजह से भी इंजरीज समटाइम हो जाती हैं। उसकी वजह से तो होनी है ना, जब आपने जोर लगाना है, जब आपने किसी किस्म का जोर लगाना है। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि आपको जोर ना लगाना पड़े। अब जोर, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो क्या करे? वो ये करे। अब ये 15 दिन करता रहे फिर ना हाथ लगे, उसके बाद क्या करे? उसके लिए फिर उसके लिए माहिर किसी के पास जाए, वो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देखेगा, किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज किस किस जगह पे है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो मसल्स को अलाइन करना होता है। कायरोपैथी एक नॉलेज है इसका। कायरोपैथी के जरिए फिर आपके मसल्स की अलाइनमेंट करनी होती है। अलाइनमेंट खराब होने की वजह से भी जो है वो हाथ नीचे नहीं लगते। जैसे हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो तो गाड़ी कभी राइट जाती है, कभी लेफ्ट जाती है, वो सीधी नहीं जा सकती। इसी तरह आपकी बॉडी भी स्टिफनेस तब आती है जब आपकी बॉडी की अलाइनमेंट खराब हुई होती है। इसका ताल्लुक आपकी नाफ के साथ भी है। आपकी नाफ किस तरफ कोई गड़बड़ तो नहीं है उसके अंदर। आप नाफ के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो भी नाफ के जरिए से होते हैं। क्योंकि आपके जितने भी 72,864 नाड़ियाँ, नर्वस सिस्टम, सारी की सारी नाफ के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे ही वो पेंडुलम हिलता है तो आपकी पूरी बॉडी में उसकी चेंजेस आ जाती हैं। फिर आप मूव कर नहीं सकते। आप फॉरवर्ड बैंड करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि हाथ नीचे जाते नहीं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा घुटनों तक हाथ नहीं जाते, फॉरवर्ड बैंड करते हैं तो हाथ घुटनों तक नहीं जाते। और ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नई जनरेशन में ज़्यादा है, बच्चों के हाथ घुटनों तक आ रहे हैं। उसकी एक वजह पॉस्चर का खराबी है, यूं बैठते हैं, जिसको आप देखें यूं बैठते हैं। अब ये पॉस्चर जैसे खराब होगा उससे फिर आपकी पूरी नर्वस सिस्टम खिंच जाएगा। कम से कम पॉस्चर को सीधा कर लें, बॉडी को सीधा रखा करें। शुरू में काम आसान है, इतना आसान नहीं है क्योंकि हैबिट नहीं है। हैबिट ना होने की वजह से जो है वो फिर सीधा बैठ के इंसान थक जाता है। मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। तो उसके लिए फिर ये है कि आप एक एक्सरसाइज है वो किया करें, जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज है, उसको कैट पोज कहते हैं। आपने बिल्ली को देखा कितनी फ्लेक्सिबल, उसकी कमर कितनी फ्लेक्सिबल होती है। तो योगा भी उसी कैट पोज से ही लेता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आपने कमर को फ्लेक्सिबल कर लिया
तो आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि मेन आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अगर वहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई तो पूरी बॉडी में आपके जो है वो स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। उसके लिए बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और वैसे तो कैट पोज हम करके दिखाएंगे आपको, लेकिन उसमें अगर आप सोफे पे बैठे हैं तो आप घुटनों को यूं पकड़ लें और कमर को सीधा करें पहले ऊपर देखते हुए, और फिर गोल कर दें। यही अंदाज आप कैट को अक्सर करते देखते होंगे। अच्छा, बाज़ ऐसा भी है ना, जो पोजीशंस ठीक नहीं लेते उनके उल्टा फायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू नुकसान होना शुरू होता है, बिल्कुल जी। अगर पोस्चर खराब हो गया, किसी किस्म का आपका एंगल खराब हो गया, तो उस एंगल से बजाय फायदे का नुकसान होगा। तो ये बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपने कमर को पीछे गोल करना है और फिर आपने सीधा करते हुए ऊपर देखना है। अगर ये एक्सरसाइज कर ली जाए तो इसको कैट पोज कहते हैं। ये मैं बैठे बैठे कर रहा हूँ अपनी कमर को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, ताकि इसमें जो है वो अच्छा, वैसे स्ट्रेच इसमें जब कमर में आता है, आपके जितने भी कमर के मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। जी जी, रिलैक्स होते हैं। अच्छा, ये आपको एक्सरसाइज से पहले करने चाहिए या एक्सरसाइज के बाद? ये वार्म अप के बाद। पहले आप थोड़ा सा वार्म अप कर लें। ठीक है। वार्म अप का तरीका भी थोड़ा सा बता दें, मैं चाहता हूँ लोगों को। वो मैट पे जो है वो पूरे चलें, वो नेक्स्ट सेगमेंट में जरूर करेंगे। जी, जी। अच्छा, जॉइंट्स का पेन जो होती है, बात ये भी होता है ना, सर्दियों में हल्की सी चोट लगती है, महसूस नहीं होती, लेकिन वो बाद में पाँव या फिर आपका हाथ वो जो है स्वेल होके काफी बड़ा हो जाता है। उसकी क्या वजूहत होती हैं? सर्दियों में ही ज्यादातर ऐसा देखते हैं। सर्दियों में वही ना, सर्कुलेशन एक तो स्लो होती है, दूसरा मसल इंजरी हो जाती है, इंटरनल मसल इंजरी। जब स्वेलिंग हो गई ना, तो उसका बेहतरीन हल उसी टाइम आइसिंग है उसकी। आइसिंग करने का तरीका ये है कि जहाँ पे आपको चोट लगी है वहाँ पे कपड़ा रखें पहले, डायरेक्ट स्किन के ऊपर आइसिंग ना करें, आपके रैशेज हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, बजाय फायदे के नुकसान हो जाएगा। कपड़ा ऊपर होना चाहिए, और आइस बैग मिलते हैं बने हुए, अगर वो नहीं ले सकते तो फिर ऐसा शॉपर ले जिससे पानी ना बहे। ड्राई आइसिंग करनी है, वेट आइसिंग नहीं करनी। बर्फ का एक पीस उसमें डाल लें और उसके ऊपर रख दें। और वो बैग्स भी तो मिलते हैं, जी, आइस बैग में उसके ऊपर रगड़ना नहीं है उसको, क्योंकि पहले ही अंदर इंटरनल इंजरी है, तो उसके ऊपर आपने उसको ऐसे रखना है, ताकि अंदर जो है वो उसकी रिपेयरिंग शुरू हो। मसल फ्रीज होगा, उसकी हरकत खत्म हो जाएगी, वो रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये शुरू की चोट, जब चोट लगती है तब की है। अगर एक हफ्ता गुजर गया चोट को और फिर आइसिंग करें आप, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका फिर नुकसान होता है। फिर उसके लिए बेहतरीन ये होता है कि हल्दी और दूध का इस्तेमाल किया जाए। जो पुरानी चोटें हैं ना, अब आइसिंग नहीं की हुई, उनको आप इंटरनल मसल्स को जोड़ना चाहते हैं, इंजरी खत्म करना चाहते हैं, तो फिर हल्दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटी चाय की चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध में डाल के मिक्स करके रात को सोने से पहले पी ली जाए। और ये तो वो रेसिपी भी है ना, जब भी अक्सर कोई बाइक से गिर जाए, जी जी, चोट कोई लग जाए, माएँ घरों में खास तौर पे दूध में हल्दी जो है वो मिला के देती हैं। इसी वजह से कि ये इंटरनल मसल इंजरी को रिपेयर करता है, स्वेलिंग कम करती है। हल्दी के अंदर एक खासियत है, ये स्वेलिंग कम करती है। जितनी इंटरनल स्वेलिंग्स हैं इंटरनल, उनको कम करने के लिए हल्दी बेहतरीन है, हल्दी का इस्तेमाल ज़रूरी है। सही। और जैसे आपने बात की, सर्दी के दिनों में चोट महसूस ज़्यादा होती है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको सर्दी का एहसास कम कर दिया जाए, जैसे सर्दी आपको कम लगे, तो कितना ये बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। योगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। योगी, बताइएगा कि आज खास तौर पे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हम करने जा रहे हैं, और मसल इंजरी को रिपेयर करने के लिए भी जो एक्सरसाइज होती है, मैं चाहता हूँ वो भी आप सर्दियों के हवाले से जो पहले वार्म अप के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक मुद्रा बताना चाहता हूँ जिसको कहते हैं आदि मुद्रा, जो कि सर्दी के एहसास को कम करता है। जैसे हमने पहले कहा था कि सर्दी लगे ना इंसान को, कम लगे, सर्दी महसूस कम हो, तो उसको आदि मुद्रा कहते हैं। उसके और भी बड़े फायदे हैं। एक तो वो खराटों में बड़ा कामयाब है। खराटों में अगर खराटे जिसको ज्यादा आते हैं ना, तो उसको वो मुद्रा बनाना चाहिए, उससे खराटे कम हो जाते हैं। ठीक है। बड़ा बहुत सारे लोग घरों में इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे जनाब, आपके लिए बहुत अहम चीज है। बाजुकात यूं होता है कि आपके साथ जो भाई आपके साथ रहने वाला तंग होता है, वो जिसको खराटे होते हैं उसको सारी रात जो है वो आपको तंग करता है, तो उनको ये एक्सरसाइज जरूर करवाइएगा। तो मैं चाहता हूँ ये एक्सरसाइज पहले बता दें आप। सबसे पहले वही,
अंगूठे को सिर्फ पकड़ के ऐसे चारों उंगलियों को ऊपर बंद कर लें, ठीक है। जोर नहीं लगाना, सिर्फ मुट्ठियां बंद कर लें। ये आदि मुद्रा है। इससे एक तो सर्दी का एहसास कम हो जाता है, जिसको सर्दी ज़्यादा लगती है उसको इसको बनाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं हवा चल रही है और ठंडी हवा है, तो आप ये बना के बैठ जाएं, आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। यानी बाजुकात तो वो गपशप के लिए रात के औकात में सर्दियों में वो जो है बॉन फायर किया जाता है, उसके लिए आप ये मुद्रा भी लगा लें तो मेरे मुद्रा ख्याल लगा आपकी लें, जरूरत नहीं बेहतरीन पड़ेगी। है, बेहतरीन। और ये बहुत दफ़ा अप्लाई किया है, इसका रिजल्ट हमने खुद आजमाया हुआ है, इसलिए बहुत वसूख से कह रहा हूँ कि ये सर्दी का एहसास नहीं होता अगर आप इस तरह बना लेते हैं। जोर नहीं लगाना, बहुत हल्के अंदाज में आपने अंगूठे को सिर्फ यूँ बंद कर लेना है, अंदर मुट्ठियाँ बंद कर लेनी है। और जो मैंने इसका फ़ायदा बताया था कि ये खराटों को कम करता है, जिनको खराटे बहुत आते हैं वो इसको ज़रूर बनाया करें, इससे खराटों में काफ़ी कमी आती है और साथ जो सोने वाला है वो सुकून में आ जाएगा। अब आते हैं वार्म अप की तरफ। ऐसे में आप खड़े हो जाएं, पहले आप थोड़ी सी पंपिंग करें ऐसे टोज, ये जो आप अच्छा, ये वो स्ट्रेचिंग जो आप बता रहे थे ब्रेक से पहले भी जी जी कि आप अपने पाँव को स्ट्रेच थोड़ा कीजिए, जी जी ना कि डायरेक्ट स्ट्रेचिंग पे आप चले जाएं और उससे इंजरी भी उससे cause हो मसल इंजरी होती है ना। आप फौरन ज़्यादा जंपिंग कर लें या ज़्यादा आप फॉरवर्ड बेंड कर लें, पहले आपको ब्लड फ्लो को बेहतर करना है, बैक मसल्स की। जब आपके काफ मसल्स यूज होते हैं, इससे आपकी ब्लड फ्लो चल पड़ती है ऊपर की तरफ, दिल की तरफ, पीछे अच्छा, से। ये बात सच है, अक्सर कहा जाता है कि आपकी पैरों की तलियां और मुकम्मल पैर अगर देखा जाए, इनके मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। जी जी अगर आप उनको दबाते हैं तो आपकी हार्ट बीट भी बेहतर हो सकती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो सकती है, अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम्स है वो भी बेहतर हो सकते हैं। इसमें कुछ सच्चाई है? बिल्कुल है जी। पैरों दोनों में पॉइंट्स हैं और हाथ में लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में ज्यादा लेफ्ट हैंड में भी है। आपको हार्ट बीट की जो बात की आपने, ये ऐसे हाथ आप सीधा रखें, अंगूठा सीधा कर लें, इसकी लाइन में नीचे आए और ये जो एज लाइन है इसके ऊपर, इस जगह पे अगर आप दबाना शुरू कर दें, इससे आपकी हार्ट बीट मेंटेन होती है। अच्छा, एक बार आपने बताया था कि इस पे रेड कलर कर लिया जाए, उससे क्या होता है? उससे चिड़चिड़ापन खत्म होता है। जो बच्चे ज़्यादा तंग करते हो ना, ज़्यादा चिड़चिड़े हों, बात बात पे चिढ़ जाते हों, तो इस जगह पे रेड कलर मार्कर लेके ना, रेड वर्म, यहाँ पे सिर्फ इतना जो डॉट है इसके अंदर रेड कलर भर दें, पॉइंट आउट कर दिया जी जाए। जी। तो इससे जो है वो मूड में खुशगवार आपको हो जाएंगे, आप खुशगवार मूड के मालिक बन जाएंगे अगर आप ये रेड रखते हैं। अगर आप बच्चे नहीं भी हैं तो आप बना सकते हैं इसको। अगर आप ज़्यादा चिढ़ते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ अच्छी नहीं लगती, होता है ना, बंदा बिजनेसमैन हो, जॉब होल्डर हो, तो काम करके उकता जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, घर जाने पे गुस्सा चढ़ा होता है, तो मेरा ख्याल है रेड बॉल पेन पास रखनी चाहिए और घर जाने से पहले उस पर डॉट लगा लें। लाइन, अंगूठा ऐसे नहीं होना चाहिए, अंगूठा सीधा कर लें। अब इसकी लाइन में नीचे आए, ये जगह है, ठीक, इस लोकेशन पे जो है वो आपको डॉट रेड कलर, जितना एरिया मेरी उंगली के नीचे आया है इसको रेड कर लें, ठीक है। तो ये अब दूसरा आप करेंगे, दोनों पाँव साथ में लाएं, अब दोनों हील्स इकट्ठी ऊपर उठाएं, वापस आ जाएं, रुकना नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रेचेस को कितने एक टाइम में कितनी बार करना होगा? 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए? 1 मिनट पहले आपने 1 मिनट पहले की है, दूसरी एक्सरसाइज भी 1 मिनट 7 सेकंड्स होते हैं, तो 60 दफा ये हो जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाता है। और बहुत आहिस्ता से, बहुत जोर नहीं लगाना, बहुत आहिस्ता से आपने उठना है और फिर नीचे आ जाना है, बहुत आहिस्ता से ऊपर उठना है और बहुत आहिस्ता से। जरक नहीं आनी चाहिए, जरक से मसल इंजरी होती है। अगर ये झटका लगाएगा ना तो उससे प्रेशर देंगे, झटका लगेगा तो मसल इंजरी होगी। बहुत आहिस्ता से ये आप कर लें। अब थोड़े से पाँव खोलें, अब एक पाँव की हील पे रहें और थोड़ा टो अपना ऊपर उठाएं, पंजा ऊपर उठाएं, नहीं पंजा ऊपर उठाएं, हील ये, फिर दूसरी साइड से। अच्छा, बैक से तो बंदा पिक कर लेता है, जब फ्रंट से उठाना हो ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये इसीलिए तीसरे नंबर पे है ना। बेसिक ये आपके उस मसल को स्ट्रेच कर रही है जिससे आपका ब्लड फ्लो दिल की तरफ बेहतर होता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो दिल की तरफ बेहतर होता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, इससे आपको जो है फ़ायदा होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन मैनुअल बेहतर होना शुरू होती है, जो आपकी असल वार्म अप है। जितनी बैक साइड पे आपके स्टिफनेस है, उसको अगर आपने कम करना है तो यही वो एक्सरसाइज है जिससे आपकी बैक स्टिफनेस कम होती है। फिर इसको आप ये खड़े होकर कर सकते हैं, खड़े होकर ज़रा काम आसान है। और यही अगर बैठ जाए आप ऐसे और टांगे सीधी कर लें एक साइड पे, अब आप दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। इससे होगा, एक करके कर रहे हैं तो इससे होगा कि एक पाँव अगर आपका थक गया तो दूसरे से कर लें आप। दोनों इकट्ठे करते हैं, दोनों इकट्ठे थक जाएंगे, फिर आपको रेस्ट करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कौन सी परफॉर्म करेंगे? इसके बाद पाँव साथ में लाएं और क्लॉकवाइज घुमाएं।
अच्छा, पूरा। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ योगा में अगर देखा जाए तो बहुत लाइट एक्सरसाइज के साथ स्टार्टअप लिया जाता है। जी जी, मतलब असूल भी यही है ना। अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर आप अपनी बॉडी को शेप में भी ला रहे हैं तो वॉक की जाती है, बहुत सारे लोग भागते भी हैं। जी जी, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत सारे भागते हैं ना जो, वो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम करवा लेते हैं, सर तो आपके कहा जाता है कि वॉक ज्यादा बेहतर है दौड़ की निस्बत। आपके यहाँ पे फैसलाबाद में एक डेथ हुई थी ट्रेडमिल पे। ट्रेडमिल पे डेथ हुई थी। जी जी, 3 साल पहले अभी। और मिल ऑनर है यहाँ पे, और उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं यहाँ पे बाकायदा वो डेली उसकी रूटीन थी कि 40-45 मिनट रनिंग करना। 40-45 मिनट रनिंग करते थे वो। अब रनिंग के बाद होता क्या है, आपकी जैसे मैंने बात की, हार्ट बीट तेज हो गई। हार्ट बीट तेज होगी लेकिन आप ब्लड फ्लो नहीं है, ब्लड फ्लो दिल की तरफ नहीं है, तो जितने हार्ट अटैक होते हैं एंजाइना पेन की वजह से होते हैं। एंजाइना पेन क्या है? एंजाइना पेन है ही ये कि आपकी ब्लड सप्लाई दिल की तरफ कम हो जाती है, दिल को ज़रूरत ज़्यादा है। वेन्स श्रिंक कर जाती हैं। जी जी, तो रनिंग जो है वो इसलिए रनिंग करने के भी कुछ असूल हैं, वॉक करने के भी कुछ असूल हैं। इस पे मैं बाकायदा जो है वो हम कैंप करेंगे डी ग्राउंड पार्क में, हमारा योगा फ्री सेशन होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग। उसमें हमने अभी डिज़ाइन करना है कि हम लोगों को वॉक के तरीके बताएं, वॉक कैसे की जाती है, पाँव रखने के तरीके बताए जाएं, पाँव कैसे रखना है आपने। आप अगर एड़ी पे वॉक करते हैं तो आपके क्या इफेक्ट आएंगे, आप टोस पे वॉक करते हैं तो क्या इफेक्ट आएंगे, अगर आप साइड पे वॉक करते हैं, पाँव साइड पे रखते हैं, उसके क्या इफेक्ट आते हैं, ये पूरी अच्छा, बॉडी में। मोटापा भी तो इस चीज पे असरअंदाज होता है ना। सपोज अगर मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि अभी मेरा वेट 74 केजी है, जी जी, अगर इसी बॉडी स्ट्रक्चर पे 100 के करीब चला जाए तो वो लोड आपका हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है उस पर बढ़ जाएगा। उसमें आपके जॉइंट्स लोड की बढ़ने की वजह से बंदे इसे कम करने के लिए भागते हैं। अब वजन ज्यादा के साथ जब आप भागेंगे तो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो कहा। जॉइंट्स पेन आएगी, आपके नी जॉइंट खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पिलर कमज़ोर है, बिल्डिंग हैवी है, पिलर तो कमज़ोर हैं, टांगे जो है वो वीक हैं, ऊपर बिल्डिंग हैवी हो जाएगी। तो आपके अगर आप रनिंग करते हैं और गलत एंगल में आप दौड़ लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आपको ग्राउंड में दौड़ लगानी चाहिए, ग्राउंड में वॉक करनी चाहिए, ट्रेडमिल से ज़्यादा बेहतर है। ट्रेडमिल आपको खुद दौड़ाता है, आप किसी भी एंगल में पाँव रख सकते हैं, आप बगैर सोचे समझे पाँव रख रहे हैं, आप उसके साथ दौड़ समटाइम रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को यूं भी महसूस किया जिनके अंदर वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ट्रेडमिल पे चढ़ते चढ़ते, और अक्सर औकात पाँव अगर भटक जाता है तो उससे गिर भी जाता और है। अगर आप ग्राउंड में जाके वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसमें आप खुद, उसमें आप रनिंग कर रहे हैं, खुद आप वॉक कर रहे हैं, आपको कुछ चला नहीं रहा, उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। इसलिए खुद से फिजिकल जाके आप ग्राउंड में जाके वॉक करें, ग्राउंड में जाके रनिंग करें, बेहतर है ट्रेडमिल से। ट्रेडमिल तो ये एक कह लें कि आर्जी तौर पर अगर आपकी मजबूरी है, आप नहीं ग्राउंड में जा सकते, तो आप अपने कमरे में रख के कर लेते हैं, जैसे आजकल सर्दियों का नेक्स्ट मौसम है। एक्सरसाइज जनाब। जी, अब अब सर्दियों के हवाले से एक पोज है, उसको कहते हैं फिश पोज। फिश पोज जो है वो करना क्यों ज़रूरी है? सर्दियों में आपने देखा होगा गले ख़राब बहुत होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब ये अक्सर हो जाता है। तो उसके लिए योग ये कहता है कि फ़िश पोज अगर किया जाए तो इससे आपका गला भी ठीक रहता है, आपकी आवाज़ भी अच्छी रहती है, और साथ में आपको जो है वो जो नज़ला ज़ुकाम होता है वो भी कम हो जाता है, गले की वजह से भी नज़ला ज़ुकाम होता है। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, मैं वो करता हूँ, फिर ये पूरा पोज करेंगे जो योगा के अंदाज में है। शुरू में शायद वो करना कम आसान हो, आपने ऊपर देखना है और यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए। यानी आपने अपने जो वोकल नेक के कॉर्ड मसल्स हैं, वोकल कॉर्ड को आपने स्ट्रेच कर लेना है। अच्छा, ये 1 मिनट में कितनी बार स्ट्रेच करना होगा और कितनी देर के लिए नहीं, ये इसमें रुकना है। स्ट्रेच दे के आपने इसे रोक के रखना है? ठीक है। ये फिश पोज है, अब आप पूरा फिश पोज करें, टांगे सीधी रखते हुए, टांगे सीधी करना, सीधी करें। इसमें सर का जो क्राउन चक्र है, जो क्राउन का एरिया है, उसको ज़मीन पे टच करना है, और एल्बो का सहारा लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा ऊपर उठा लेना है। चलें जी, ये तरीकाकार जो है वो योगी नईम की तरफ से बताया जा रहा था, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि पिछले सेगमेंट्स में भी इन्होंने बताई, तो अगर आप वो करेंगे तो उनसे जॉइंट पेन और इसके साथ साथ दीगर मसाइल जो आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया योगी साहब आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किस शहर को कहा जाता है? जीतने वाले 5 खुशनसीब जो होंगे उनको बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वाउचर जो है फराम किए जाएंगे। तो नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
पे वापस आने पे मजबूर कर दिया आप? जब हम बाहर की दुनिया में रहते हैं तो हमें ये वतन अगर हमें पहले 100% याद आता है तो बाहर जाके हमें ये 1000% याद आता है। हमें अपने रिश्तेदार याद आते हैं, हमें अपने वतन की हर चीज़ याद आती है। बस ऐसा ही ये तकरीबन 15 साल वहाँ रहने के बाद डिसाइड किया कि मेरी वालदा मेरे साथ रहती थी और जो बुजुर्ग साथ रहते हैं तो वो तो कभी नहीं चाहती थी, मुझे यही एक प्रेशर रहता था वालदा की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बेगम की तरफ से कि बस सारा कुछ है मगर वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तान में है। तो फिर हमने एक दिन डिसाइड किया कि अगर ऐसा है तो चलते हैं, अपने वतन ही चलते हैं। और अच्छा सर, वहीं वापस रहते हैं। आने से की बात पूछने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि अमेरिका जाने के लिए क्या चीज फैसिनेट की आपको जो वहां पे मुंतकिल होने पे आपको मजबूर कर दिया? हमारी फैमिली आधी पाकिस्तान में रहती है और आधी वहाँ रहती है। भाई अभी भी वहीं पे हैं, काफ़ी अरसे से वहीं रह रहे हैं। तो ख्याल ये था कि सारे वहीं चले जाएंगे। तो एक भाई मेरे मिलिट्री में थे, वो यहाँ रह गए, तो बाकी हम लोग अमेरिका मूव हो गए। अभी भी फैमिली कुछ वहाँ पे है, तो वो वहीं पे हैं और हम लोग यूँ समझे कि अभी भी आधी फैमिली वहाँ पे और आधी फैमिली यहाँ पे है। हम वापस आ गए, कुछ लोग वहाँ पे हैं। हमें ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए और यहीं पे हम रहेंगे। मेरी वालदा मेरे साथ रहती हैं। अच्छा, जॉब के अंदर आने का मतलब आप जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब के अंदर आए, इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी बड़ी सिंपल सी है। एक दबा हुआ शौक था जिसे मुझे मौका मिला इसमें आने के लिए। मीडिया पे, आर्ट्स, कल्चर। जब सिविल लाइन कॉलेज में पढ़ा करता था तो कोई ऐसा मुशायरा, कोई ऐसी तकरीब जो कि अदबी लिहाज से हो, उसमें मैं हर हाल में पहुंच जाता था। हमारे उस्ताद भी सिविल लाइन कॉलेज में, यानी तो इल्म अदब से मोहब्बत है आपको? बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। तो काफ़ी एक बीच में शौक था। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें आके उस शौक की तकमील और कुछ अपने मुल्क के लिए दिल में काफ़ी एक्सपोजर लेने के बाद यही था कि अब यहाँ पे कुछ करें। सो वी नीड टू डिलीवर आवर पर्सनल एफर्ट्स टू दिस कंट्री, कि हम अपने तई क्या कर सकते हैं। इसी एक शौक के लिए मैंने ज्वाइन किया कि ये प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आया, इसको मैंने ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सारा एक्सपोजर, सारा एक्सपीरियंस, सारे शौक इसी आर्ट्स काउंसिल में, इसी म्यूज़ियम में, इसी शहर के हवाले करें और अपने तजर्बात से और अपने नॉलेज से जो सीखा और बाकी जो कर सकते हैं लोगों की हेल्प के साथ। माशाल्लाह फैसलाबाद एक अदबी शहर है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ और इस लिहाज से कि फैसलाबाद को तो मैंने कल्चरली बड़ा रिच देखा है। इस किताब की, फैसलाबाद की किताब के जिस भी चैप्टर को खोलते हैं, एक से एक दिलचस्प चैप्टर है। अच्छा, वैसे सर मजेदारी बात है ना कि यहाँ पे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, थिएटर के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे शायर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अदीब बहुत अच्छे हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, पेंटर्स बहुत अच्छे हैं, कैलीग्राफी आर्ट के लोग बहुत अच्छे हैं। इन सबके साथ आपकी मुलाकात भी हुई और सबसे मुस्बत चीज जो उनको आपकी लगी ना कि आप उनके फन को सराहते हैं। उनका कहना था कि हमारे अंदर फन तो मौजूद था, सराहने वाला, इसकी दाद देने वाला कोई मौजूद नहीं था जो सरपरस्ते आला हो हमारा गवर्नमेंट लेवल पे, हमें रिप्रेजेंट करे। और जैसा कि मैं जानता हूं, इमरान खान साहब गुज़श्ता दिनों में जब फैसलाबाद के अंदर आए तो कैलीग्राफी आर्ट जो कि सरीना में लगाई गई थी उसको कंप्लीटली लीड किया था जाहिद साहब ने। और जाहिद साहब ने वहां पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो कि अननोन आर्टिस्ट थे, मतलब एक आर्टिस्ट उनमें से एक ऐसा था जिसने पाकिस्तान का झंडा बनाया और झंडा बनाने के अंदर ही बहुत सारी आयात जो है वो लिख रखी थी। इमरान खान साहब ने भी उसको देखा, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। रिफत इकबाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मैडम, शायरी सुना के तो नहीं इन्होंने आपको पटाया? लव मैरिज थी आपकी या फिर अरेंज मैरिज थी? नहीं है, फैमिली में है, ये मेरे कजन थे। लव तो नहीं है, अरेंज ही है, इनकी तरफ से हो। अच्छा, वैसे शायरी पढ़ते तो बहुत हैं, आपको भी सुनाते हैं कुछ? जी हाँ, सुनाते हैं। माशाल्लाह अदब से काफी लगाव है इनको और गालिब बहुत पसंद हैं। गालिब बहुत करते हैं। शाह जो है, अच्छा ये अच्छे अच्छे माशाल्लाह शेर सुनाते हैं। मुझे इतना शौक नहीं है, तो जब ये शेर पढ़ते हैं तो उसकी गहराई में चले जाते हैं, उनको पूरा मतलब लुत्फ लेते हैं, शेर लुत्फ लेते हैं। हाँ जी, और हमें समझ नहीं आ रही होती सम टाइम, तो फिर हमें भी बता दें क्या है, इतना आप वो एंजॉय कर रहे हैं। तशरीह भी करते हैं फिर साथ में? हाँ करते हैं पूरा, है। मतलब हम सम टाइम हमें होता है कि माशाल्लाह इतनी समझ हमें क्यों नहीं आ रही, इनको जो पता चल रहा है हमें क्यों नहीं पता चल रहा। वो तो अदब से लगाओ तो है। अच्छा, कभी गाना शाना भी गुनगुना के आपको सुनाते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, गाना भी गुनगुना के सुनाते हैं? घर में जाहिद साहब रोमांटिक पूरे हैं, ठीक है। जाहिद साहब कौन सा गाना सुनाते हैं भाभी को? अपना मेहदी हसन का गाना बड़ा पसंद है, वो इन्हें सुनाते रहते हैं। शेर जनाब हम चाहते हैं आप हमें भी सुनाए ना, ये लाइव शो के अंदर आप एक बार फिर से भाभी को अगर गाना गुनगुना के सुनाते हैं
तो यकीन जानिए आप दोनों की मोहब्बत देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी मिसिस को जाके आज घर पे गाने सुनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप एक गाने की 2 लाइन्स सिर्फ आपको सुना देते हैं। मेरे साथ तू मिला है तो ये एहसास हुआ, ये जिंदगी बहुत कम है तेरे लिए। अरे तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिंदगी में सबसे पहली शायरी रिफत साहिबा को आपने कौन सी सुनाई थी? मुझे गालिब ज़ाती तौर पे बड़े पसंद थे, उनको बड़े शौक से पढ़ा, और इकबाल बहुत पसंद थे। इकबाल से पढ़ के जो पहले मैंने गालिब को पढ़ा और मुझे शेर व शायरी का मज़ा आना शुरू हुआ। फिर हमारे उस्ताद थे सादुल्ला शाह साहब, इंग्लिश में पढ़ाते थे सिविल लाइन में, तो वो हमें फिल बदी भी आके सुनाते, जो कोई गज़ल या नज़म हमें वो लिखते थे सुबह आके सुनाते थे। वहाँ से उनके साथ जाना शुरू हुए। फिर कतील शफाई साहब, अहमद नदीम कासमी साहब, अमजद सामजद साहब, जहाँ जहाँ मुशायरे करते थे। पंजाब टी है उसमें बहुत जाना था। कॉलेजेस में उस दौर में काफ़ी ज़्यादा अदब की महफिल होती थी, तो मैं वहाँ पहुँच जाता। तो वहाँ से फिर शौक़ मुझे हुआ, बड़ा अच्छा लगना मुझे। फिर गालिब को पढ़ना शुरू किया बड़े शौक़ से। गालिब के बाद जब इकबाल को पढ़ा तो इकबाल से पढ़ के फिर मुझे जो वतन की मोहब्बत, पाकिस्तान की मोहब्बत, ये दोनों किताबें मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मैं इस वक्त मैडम की मोहब्बत के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि आप उनको क्या सुनाते हैं? मैडम को एक शेर अभी सुना देते हैं, शायद उन्हें समझ आ चलें जी, रिफत साहिबा आपको जाहिद साहब डेडिकेट करने लगे शेर। शुमार सजा मरगूब दिल मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बयकुफ बरूं सद दिल पसंद आया। क्या बात है जनाब, मैं चाहता हूं आप इसकी तशरीह भी करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं हमारे साथ जोया और जीनिया मौजूद है, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। जोया और जीनिया के हवाले से मैं आपको बताऊं जनाब, बहुत अच्छी सिंगर्स हैं और बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले करती हैं, गुनगुनाती हैं। लेकिन जोया खास तौर पे मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी फ्रोजन जो है उसका सॉन्ग जो है वो गुनगुनाती है। तो जोया मैं चाहता हूँ आप सॉन्ग जो है वो गुनगुना के हमें बताएं ताकि ऑडियंस जो आपको सुन रही है वो भी मुस्तफीद हो सके इससे। ठीक है, सुनाती हूँ। Snow glows light on a mountain tonight, not a footprint to be seen. The kingdom of isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like the swirling storming tide. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले जोया इकबाल ने हमें बड़ा खूबसूरत गाना जो है वो गुनगुना के सुनाया था। अब जीनिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुनते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सॉन्ग जो है वो गुनगुनाना शुरू करें। अभी करूं? जी स्टार्ट करें जीनिया। ठीक है। I can hear you, but I won't. Some look for trouble while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, but I wish would go away. Oh, you're not a voice. You've just been ringing in my ear, and if I heard you, which I don't, I've spoken for, I fear. Everyone I ever loved is here in these walls. I'm sorry seeking sirens, but I'm blocking out your calls. I had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown, into the unknown, into the unknown. What do you want? 'Cause you've been keeping me awake. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone out there a little bit like me who knows deep down where I'm meant to be? Every day's a little harder as I can feel my powers grow. Don't you know they're part of me that love to go into the unknown, into the unknown, into the unknown. अरे क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जीनिया आप तो बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं।
और काफ़ी प्रैक्टिस करती हैं मुझे लगता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप इसे मज़ीद इम्प्रूव करके एक बड़ी सिंगर भी बन सकती हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं, आप भी और जोया भी दोनों बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं। तो लगता है ट्विन सिस्टर हैं। कुछ डुएट भी करिएगा नेक्स्ट सेगमेंट में, हम जब आपको बुलाएंगे दोबारा से फिर आपसे डुएट कोई ना कोई सॉन्ग आप रेडी कीजिएगा, आपसे ज़रूर सुनेंगे हम। तो जाहिद साहब की तरफ चलते हैं। जाहिद साहब, गाने तो बच्चों ने तो गुनगुना के सुनाए, भाभी भी कभी कोई गाना गुनगुना के आपको सुनाती हैं कि नहीं? माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज है इनकी, बहुत अच्छी अच्छा आवाज गाती हैं और किसी फिर जनाब occasion पे हमें सुनाती रहती हैं। इस अच्छी आवाज का फायदा उठाते हैं ना, हमारे साथ रिफत साहिबा मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ मैडम कोई एक गाना डेडिकेट करें ना आप भाईजान को, और कोई गाना गुनगुना के इन्हें सुनाए। स्वाद ही आता है। मैडम मुस्कुरा रही हैं और शर्मा रही हैं, लेकिन जनाब गाना तो हम सुनेंगे आज आपसे। कोई एक दो शेर चाहे पढ़ के आप सुना दें। कोशिश करती हूँ। जी जी, वैसे तो घर में हम कर लेते हैं, हम लेकिन इस तरह सुनाना जरा थोड़ा मुश्किल काम। जी आप दो शेर कोई भी जैसे भी पढ़ के सुना दें, इसमें कोई बात नहीं। चले, नहीद अख्तर का एक गाना है वो, जी जी थोड़ा सा जरूर सुना जरूर। देती हूँ। ये रंगीनी नौबहार, अल्लाह 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 अल्लाह, ये जामे में खुशगवार, अल्लाह अल्लाह, ये रंगीनी नौबहार, अल्लाह 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 अल्लाह। अरे क्या बात है, बहुत खूब मैडम, आप तो बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं और इतनी अच्छी आपकी आवाज। अच्छा मुझे अब पता चल रहा है ये बच्चों में जेनेटिक्स कहाँ से आई हैं, ये मुझे लगता है आप ही से आई हैं। बच्चे भी इतना अच्छा गुनगुनाते हैं और इतने टैलेंटेड हैं। जाहिद साहब आप इल्मो अदब से मोहब्बत रखती हैं, मैडम इतनी अच्छी जो है वो गुनगुनाती हैं, तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली इल्मो अदब से भी मोहब्बत रखेंगे, अच्छा गुनगुनाएंगे भी और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होंगे। ब्रेक से बाद हमें यहाँ पे जरिश मौजूद हैं, वो भी ज्वाइन करेंगी, उनके साथ भी तारफ करवाऊंगा, डेंटल सर्जन है, तो उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। जाहिद साहब बच्चे तो माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं, आप बच्चों को किस तरह से तालीम की तरफ रागब करते हैं, आप कैसी ट्रेनिंग करते हैं घर में उनकी? हमारा बच्चों का जो सबसे अव्वलीन एक काम है वो पढ़ना ही है। पढ़ो और साथ में फन भी करो। मेरा तो अपना बिलीव है कि वर्क विद फन, इसलिए बच्चों को मेरी तलकीन यही होती है कि उनको मेरे तरफ से आज़ादी होती है, खेलें कूदें जो मर्जी करें, मगर जो पढ़ाई है वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तक कहीं पहुंच नहीं जाते, हमें एक लेवल तक पढ़ना है। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। अगर ज़िंदगी में आपने, इस मुआशरे में आपने इज़्ज़त कमानी है, जगह बनानी है, कोई बिजनेस करना है, ज़िंदगी की किसी फील्ड में जाना है, मगर पढ़ाई लाजमी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जगह जगह आपको यह एहसास होगा कि काश मैं पढ़ लेता। जब हम ये सुनते हैं, हमारे माँ बाप थोड़े कम पढ़े लिखे थे, मैंने ख़ास तौर पे उनमें यह एहसास देखा कि बच्चों पढ़ो। हमारे वालिद साहब हमें सख्ती की तो हम अच्छा पढ़ गए। बिल्कुल, अगर ये सख्ती ना होती तो आज इस मुकाम पे, अगर हमारे वालिदैन की सख्ती ना होती तो जहाँ पे आज आप, मैं, हम सब बैठे हैं, ये जगह हमारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए होती। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब आज के सवाल का जवाब देने वाले 5 खुश नसीबों के नाम जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं नाम आपको बताता चलूं जिन्होंने बुलेवार्ड की तरफ से वाउचर्स जो है विन किए हैं। ईमान है हमारे साथ, अवैस अंसारी हैं, अहमद हैं, कुमैल हैदर हैं और इरफा अख्तर हैं। ये 5 वो खुश नसीब हैं जिनके नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप पांचों को बहुत बहुत मुबारक हो। बुलेवार्ड की तरफ से आपको वाउचर्स जो हैं फराम किए जाएंगे, जिनमें ईमान है, अवैस अंसारी हैं, अहमद हैं, कुमैल हैदर हैं और इरफा अख्तर हैं। तो आप पांचों को फूड वाउचर्स जो है फराम किए जाएंगे। सिटी 41 के ऑफिस आके आप रिसीव कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमें जनाब कुछ नए मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। जाहिद साहब के एक बेटे हैं और एक बेटी हैं। हमारे साथ अशर इकबाल मौजूद हैं जो कि इंजीनियर हैं, यूईटी से तालीम जो है इन्होंने हासिल की, और उनके साथ साथ जरिश इकबाल हमारे साथ मौजूद है। डेंटल सर्जन की स्टडीज कंप्लीट नहीं की इन्होंने, अभी कर रही हैं, लेकिन ये टॉपर भी रही हैं और अमेरिका में होने वाले कुछ एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी इन्होंने पोजीशन हासिल की है। वो कौन कौन से एग्जाम है और कहाँ पोजीशन ली, तो पहले जरिश की तरफ चलते हैं। जरिश, वेलकम करते हैं आपको शो की तरफ। ये बताइएगा कि डेंटल सर्जन ही चूज क्यों किया आपने, और ये भी बताएं कि आपने पोजीशंस कहाँ से ली हैं। पहले मैं
बात कर लेती हूँ डेंटल सर्जरी जी, की। बेसिकली यहाँ पर मैंने BDS इसलिए चूज़ किया बिकॉज मुझे लगता था कि जितना मैंने देखा यहाँ पर लोगों के अंदर अवेयरनेस थोड़ी सी कम है ओरल हाइजीन को लेकर, तो मुझे लगा इट्स अ नाइस फील्ड जिसके अंदर आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और हम लोग उसको आगे लेकर चल सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम लोग बाद में सेटअप कर सकते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो मुझे लगा अभी शायद अगर इतना नहीं है तो फ्यूचर में जाके इसका स्कोप थोड़ा और बढ़ेगा बिकॉज और यहाँ पे ये भी देखा जाता है ना कि बच्चों के ओरल कैविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, माएँ ख्याल नहीं रखती बच्चों का उस तरह से जैसे रखना चाहिए, और फिर अल्टीमेटली जब अडल्ट एज में जाते हैं तो उसमें जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। BDS का मैं आपको पहले बता रही थी, तो इसमें यही था कि मैं भी 3rd ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। फर्स्ट ईयर में आई गॉट 2nd पोजीशन UHS के अंदर, पूरे पंजाब में वो होता है। माशाल्लाह जी। एंड ऑल टुगेदर अब तक आई हैव 5 डिस्टिंक्शंस इन माय स्टडीज। और जो आपने बाहर की बात की, वो वर्जीनिया के अंदर मैथ के कॉम्पिटिशंस होते हैं, कैंगरू कॉम्पिटिशंस, तो तब हम वर्जीनिया में रहते थे, तब उसके अंदर आई टॉप द स्टेट। और मैथ्स कंपटीशन में विन किया और आप BDS में गए, ये क्या चक्कर है? पता नहीं, मेरा मैथ बहुत अच्छा था। जब इनिशियली हम यहाँ पर आए थे, जितने भी ट्यूटर्स आते थे मुझे सब कहते थे आप प्री इंजीनियरिंग में चले जाओ, मेडिकल क्यों कर रहे हो, आपका मैथ बहुत अच्छा है। बट मुझे बचपन से मेडिकल का शौक था, बहुत शौक था मुझे इस फील्ड का। यार ये तो वैसे मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी है कि मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं और उसके बाद अब डॉक्टर भी बन रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अशर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहता हूँ माइक जो है उनके हैंड ओवर कर दें। अशर, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुझान किस तरह से बना? बाबा तो शायर हैं, अदीब हैं, तो आपको इंजीनियरिंग की तरफ किस तरह से माइल हुए? इंजीनियरिंग की तरफ इस तरह से रुझान हुआ कि एज फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम अर्ली स्कूल आई वाज गुड एट साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो और ऊपर से मेरे जो बड़े कज़न हैं वो 2 इंजीनियर्स हैं। तो वाइल आई वाज इन अमेरिका, तो आई यूज्ड टू लुक एट देम कैसे वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वो चीज़ बड़ी एक्साइट करती थी मुझे। एंड आई थॉट कि यार दिस प्रोफेशन इज इट्स नॉट समथिंग कि आप 9 to 5 डेस्क जॉब पे हो, इट्स समथिंग यू गो इन द फील्ड एंड डू, सो दिस थिंग रियली एक्साइटेड मी। अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी है और मुझे बहुत खुशी भी हुई आपकी बात सुन के। करियर काउंसलिंग हमारे यहाँ बहुत कम की जाती है। बच्चा जो बनना चाहता है उसे वो नहीं बनाया जाता। बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो कहा जाता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा फलां बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन बेटे या बेटी की ख्वाहिश क्या है इसको मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाता। तो आपने जो चाहा आप वही बने, ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे खुशी भी हुई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इंजीनियरिंग में आगे फर्दर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है 2020 में, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है बेसिकली जो मेरी जो डिग्री है वो पॉलीमर इंजीनियरिंग की है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ये जो रोड्स बनती हैं उसमें हम लोग मेरे क्या आइडिया है जो हम जिस पे मैंने अपने सुपरवाइजर्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट भी किया है UET में, कि जो वेस्ट प्लास्टिक होता है बहुत एक बड़ा इशू है। रिसाइकल प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक को रिसाइकल कैसे करना है, प्लास्टिक जो बनता है उसको यूटिलाइज कहाँ करना है, इट्स अ बिग इशू, इन्वायरमेंटल इशू है बहुत बड़ा। तो और ये भी कहा जा रहा है आने वाली सदी में ये प्लेनेट जो है एक बड़े वेस्ट की शक्ल में देख रहे हैं, क्योंकि जो चीजें की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं बनाया जा रहा। प्लास्टिक जो है और कुछ शीशे की चीजें ऐसी हैं जो कि डिग्रेड ही नहीं होती, तो डिग्रेडेबल चीजें जो है बनाने की तरफ जाया जा रहा है। और इनको अगर यूटिलाइज करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, दीगे जो बॉक्सेस होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, जो हम घरों में फेंक देते हैं या रूढ़ी पे बाहर कूड़ादानों के अंदर फेंक देते हैं, इनको रिसाइकिल किया जाए तो बहुत सारी चीजें जो है इनसे बनाई जा सकती हैं। हम लोग इस प्लास्टिक को, यूज प्लास्टिक को बिचुमेन में, जिसको लुक कहते हैं सड़कें बनाने के लिए, इसमें हम लोग इसको मिक्स करवा के तो उसकी प्रॉपर्टीज इनहेंस करवाई हैं। उससे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज तो नहीं होता? रोड की क्वालिटी बेहतर हुई है, उसकी बेहतर होती है जी। एक तरह से आपका जो वेस्ट है वो भी कम हो रहा है। यू मीन टू से कि रबड़ के साथ, मतलब टायर रबड़ के होते हैं ना, रबड़ के साथ इसकी जो ग्रेविटी है वो ज्यादा बेहतर होती है गाड़ी की, लुक जो होती है, जो बिचुमेन होता है, हाँ, टार, उसके साथ मिक्स करके इसे जो है वो रोड के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज बेहतर हमने लैब स्केल पे जो है इसकी की है। और इंशाल्लाह ताला हम लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू विद दिस आइडिया, और इसको मैं एक रियल लाइफ में इसको एक परस्यू करूंगा, इसको एक प्रॉपर शक्ल देना चाहूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? शेल्फ लाइफ जो आम रोड तैयार किया जाता है उससे ज्यादा होती है या कम होती है? इससे उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाएगी।
यानी इसकी क्वालिटीज उससे बहुत बेहतर है। Exactly. लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि चीज़ों को के ऊपर रिसर्च जो है उस तरह से नहीं की जाती। ऐसे नौजवान आएंगे जो कि हमारे मुल्क में एक पढ़ा लिखा इनकलाब जो है इस तरीके से ला सकेंगे, तो मेरा ख्याल है हम बहुत सारे पैसे भी बचा सकेंगे, क्वालिटी भी बेहतर कर सकेंगे और अपनी मुल्क को तरक्की की राह पे भी गामजन कर सकेंगे। जरिश भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। जरिश, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स ऑब्वियसली मैंने बीडीएस में ही फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी है। अभी इस टाइम के ऊपर जो मुझे फील्ड इंटरेस्ट कर रही है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, बट आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ। इंशाल्लाह आगे आई विल सी कि मैंने किस में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करनी है, लेकिन आई विल टेक दिस फॉरवर्ड। बीडीएस को लेकर ही मैं आगे चलूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे मैथ्स में आप बहुत अच्छी हैं, शौक आपका जो है वो मेडिकल था, मतलब किस तरह से आपने अपने आप को डिफाइन किया कि नहीं अब मैं ये चूज करूंगी और इस साइड पे जाऊंगी? क्योंकि जब टेस्ट दिया, पोजीशन हासिल की, तैयारी तो उसकी भी करनी पड़ी होगी ना, मैथ्स की भी। तो मैथ्स मोस्टली बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो फील्ड जिसमें वो जाना ना चाहें उस पर मेहनत करनी पड़े, बहुत मुश्किलात आती हैं। तो आपने मैथ्स की तैयारी किस तरह से की थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई बिलीव आई एम एन ऑलराउंडर। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें यह था कि मैथ में जब ये हुआ था आई वाज इन 9th ग्रेड, सो उस टाइम के ऊपर तो बाहर तो आपको सब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं बिकॉज हाई स्कूल थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ की स्टडी से। तो तब तो मैथ और अलजेब्रा में पढ़ती थी मैं, एडवांस अलजेब्रा मैंने रखा हुआ था उस टाइम पे, तो उसकी मुझे ऐसा तैयारी नहीं करनी पड़ी, वो बस था कि आता था। आई डोंट नो कैसे आता था, बस मुझे हमेशा से कभी इतनी 1-2 क्वेश्चंस टीचर्स ने समझा दिए, बाकी खुद ही कर लिए, यूट्यूब से वीडियोस देख ली मैथ की, मतलब मैं खुद सॉल्व कर लेती ये थी। भी गॉड गिफ्ट होता है जाहिर साहब। इंटेलिजेंस जो होती है, आईक्यू लेवल आपका जो होता है, ये गॉड गिफ्ट होता है और अल्लाह ताला की तरफ से अता किया होता है। और बहुत सारे आपकी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जिस चीज़ को समझने के लिए उनको 2 घंटे दरकार होते हैं, आप वो 30 मिनट्स में या फिर 20 मिनट्स में वो समझ जाती हैं। ये आईक्यू लेवल होता है, ये अल्लाह ताला की अता होती है। जैसे शायरी भी एक तोहफा होता है, रब की तरफ से आपको अल्फाज जो हैं वो अता होते हैं। इंसान कहते हैं ना मैं सोचता हूँ, वो सोच कहाँ से आती है ये इंसान नहीं सोचता, वो सोच डालने वाला रब की जात होती है, इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं होता। ज़ाहिर साहब आप भी कुछ अल्फाज अता करें ना इस हवाले से। माशाल्लाह, ये जो शायरी के हवाले से ये तो एक ख़ास कैफियत, ख़ास टाइम और ख़ास आपकी फीलिंग होती है जब आपको नज़ूल होता है या आप कुछ कहते हैं, फिर उसको समझना, पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाती है और कोशिश करते हैं लिखने की भी। क्योंकि जाहिर साहब अगर आम तौर पे एनवायरनमेंट को देखें ना हम, मतलब जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी वही देख रहे हैं, बाकी लोग भी वही देख रहे हैं, लेकिन अपने जो ख्याल होता है उनको अल्फाजों में पिरोने का हुनर ये किसी किसी को आता है अल्फाजों के अंदर। ये इस हवाले से भी थोड़ा सा ये गॉड गिफ्टेड है और अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। और तभी जो है अल्फाज मोतियों की तरह से, जाहिर बात है एक लड़ी को कैसे परोते हैं हमारे शोरा हज़रात, तो ये खूबसूरती अल्लाह ताला जिसको नवाजते हैं माशाल्लाह एक गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, आप अमेरिका भी रहे, यहाँ पे भी आए, मेरा ये मानना है कि खास तौर पे हमारा कल्चर उनसे बहुत रिच है। आपने क्या ऑब्जर्व किया? कल्चर तो रिच बिल्कुल है। अभी ये इतनी सारी काफ़ी ज़्यादा दुनिया का मैंने सफ़र किया हुआ, यूरोप भी देखा, अमेरिका भी देखा, मिडिल ईस्ट भी देखा, बहुत सारे। देखिए सारे जगह पे इंसान ही रहते हैं, ये सारा कल्चरल, ये सारा एटमॉस्फेयर, ये सारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट हम खुद बनाते हैं, हमारा इनपुट है। उन लोगों की सेल्फ इनपुट बहुत ज़्यादा है, वो खुद से क्या करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, जहाँ रहते हैं उसकी सफाई सुथराई से लेके, उसके सिस्टम को मेंटेन करने से लेके, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने से लेके, सब चीज़ों में उनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स नज़र आती है। हमारी भी ख्वाहिश ये होती है इतना अरसा बाहर रहने के बाद जब यहाँ आते हैं तो हमारी इंडिविजुअल एफर्ट क्या है, हम अपने सिस्टम को कैसे बेहतर बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि जहाँ हम बैठते हैं वो हर चीज़ हमारे साथ जुड़ी होती है। वंस वी स्टार्ट फीलिंग we need to own this place, we need to own this room, road, हर चीज़ को हमें ओन करना है, ये हमारी अपनी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इस चीज़ को हम लेके आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारा मुल्क भी उन मुल्कों से किसी भी जगह पे पीछे नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आज के शो में आने के लिए। रिफत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आशिर आपका बहुत शुक्रिया, जरीश आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और शो को चार चांद लगाए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।